ईशानी और पारुल को इतना हिचकिचाते देख रमन ने फिर से कहा, गॉड हॉल में आपका मकसद तो वैसे भी पता लगा ही लिया है, और हो सकता है कि उन्होंने पैलेस मास्टर सुधा को पकड़ने के लिए अपने एक्सपर्ट्स को ही भेज दिया हो। वो खतरे में हो सकती हैं, और जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है, तब तक मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। और मुझे पता है कि पैलेस मास्टर सुधा और उस प्लेटफार्म का महत्व मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। अगर वो दोनों ही चले गए तो हो सकता है कि स्टार पैलेस पूरा का पूरा ही ख़त्म हो जाए, और मिस्टिक हॉल ऐसा कुछ होते नहीं देखना चाहता, इसलिए प्लीज़। ये सब सुन पारुल और ईशानी सोच में पड़ गई। वो जानती थी कि रमन जो भी कह रहा था उसमें थोड़ी सच्चाई तो थी। उनके हाथ से अगर वो प्लेटफार्म चला गया तो उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड चला जाएगा। ये वही बात होगी जैसे राइजिंग क्लाउड तलवार क्लब से उनका गॉड तलवार इंटेंट ले लेना। और अगर ऐसे वक्त पर उनकी पैलेस मास्टर को भी कुछ हो गया तो सेक्ट पक्का तबाह होने के कगार पर पहुंच जाएगा। और जिन जलजीवों को उन्होंने इतने सालों से नाराज किया था वो सभी इस मौके का फायदा उठाकर स्टार टापू पर सभी को मार डालेंगे। इसलिए चाहे जो हो, उन्हें अपनी पैलेस मास्टर और प्लेटफार्म को बचाना तो था। ईशानी ने आखिरकार हिचक छोड़ी और फिर बोली, श्रेष्ठ, ऐसा नहीं है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन पैलेस मास्टर की लोकेशन बताने के बहुत बुरे नतीजे भी हो सकते हैं, इसलिए हमें इस बारे में ठीक से सोचना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन रमन ने उनकी तरफ देखा, 2 मिनट शांत रहा और फिर सिर हिलाते हुए बोला, अगर स्टार पैलेस की यही इच्छा है तो ठीक है, मैं इस मामले से खुद को दूर रखूंगा और वापस मिस्टिक हॉल चला जाऊंगा। और इतना कहकर वो प्राइवेट कमरे से जाने के लिए मुड़ा। अचानक से उसके जाने से ईशानी घबरा गई और बोली, प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। अगर सच में उनकी पैलेस मास्टर को कुछ हो गया तो यही आदमी उनकी आखिरी आशा की किरण था, और अगर ये भी ऐसे ही चला गया तो हो सकता था कि सच में उनकी पैलेस मास्टर गॉड हॉल वालों के हाथों मारी जाए। इसलिए ईशानी ने बड़े ही आदर से कहा, श्रेष्ठ, क्या मैं आपका पहचान टोकन देख सकती हूँ, या ऐसा कुछ जिससे साबित हो जाए कि आप मिस्टिक हॉल से ही आए हैं? ज़रूर, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, अच्छे से देखो। कहते हुए रमन ने उसे एक टोकन निकाल कर दे दिया। टोकन के पीछे लिखा था मिस्टिक। उस शब्द में बहुत ही गहराई सी महसूस हो रही थी, ऐसा कि मानो लिखने वाला कोई बहुत ही महान एक्सपर्ट हो, ऐसा एक्सपर्ट जिसकी लिखावट की नकल करना मुमकिन ही ना हो। उसे देख ईशानी ने राहत की सांस ली और कहा, ये वाकई में मिस्टिक हॉल का श्रेष्ठ टोकन ही है। थैंक यू श्रेष्ठ, पारुल ने भी कहा, और फिर उन्होंने रमन को वो लोकेशन बता दिया। लोकेशन क्या थी ये तो विपिन सुन ही नहीं पाया, लेकिन उसने इतना ज़रूर सुना कि वो ब्रोकन सिटी के आसपास कहीं थी। वही ब्रोकन सिटी जिसके बारे में विपिन ने बहुत अफवाहें सुन रखी थी। इधर जगह पता चलते ही रमन ने दोनों से विदा लिया और फिर फुल स्पीड से कमरे से बाहर चला गया, मानो उसे कहीं जाने की बहुत जल्दी हो। उसके जाने के बाद पारुल और ईशानी ने एक बार एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ही बिना कुछ कहे प्राइवेट कमरे से बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद विपिन छत से नीचे आया, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, और ऐसा सोच विपिन तेजी से प्राइवेट कमरे से बाहर चला गया, उस दिशा में जहां रमन गायब हुआ था। उसका मकसद था स्टार पैलेस में सुधा खुराना को जाकर मिलना और प्रत्युषा के सच का पता लगाना, लेकिन अगर वो ब्रोकन सिटी में थी तो वहां पर भी जाने के लिए तैयार था। वरना अगर उससे बात करने से पहले ही अगर सुधा की मौत होगी तो प्रत्युषा तक पहुंचने के लिए उसका आखिरी सुराग भी खत्म हो जाएगा। रमन बहुत ही तेज स्पीड से चल रहा था। जब तक विपिन स्टार पैलेस से निकला तब तक रमन आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया था, इसलिए उसने अपनी इनसाइट एक्टिवेट की उसका सुराग देखने के लिए, ताकि उसका पीछा कर सके। और अगले ही पल उसे हवा में कुछ हलचल सी दिखाई देने लगी, जो साफ निशानी थी रमन यहीं से गया था। विपिन भी उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगा। स्टार टापू से बाहर आने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी, पर हाँ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे उसी रास्ते पर कुछ और सुराग भी मिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे रमन का सिर्फ वो ही नहीं बल्कि और भी कई लोग पीछा कर रहे थे। और हैरानी की बात यह थी कि ये सुराग उन्हीं 5 लोगों के थे जो गॉड हॉल से स्टार पैलेस में आए थे। पर यही तो विपिन को समझ नहीं आ रहा था, इन लोगों को तो रमन ने घायल कर दिया था ना, तो वो फिर से कैसे आ गए? कहीं उन्होंने अपनी रिकवरी के लिए कोई खास सीक्रेट आर्ट वगैरह तो यूज नहीं किए थे? पर वजह चाहे जो भी हो, ये अच्छा नहीं था कि वो रमन का पीछा कर रहे थे। मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, विपिन ने सोचा। वो 5 चाहे रमन के आने का इंतजार ही कर रहे हों कि रमन उन्हें सुधा तक ले जाएगा या फिर किसी और वजह से। एक चीज़ पक्की थी, सुधा की लोकेशन गॉड हॉल को पता चल गई थी, यानी वो खतरे में थी। विपिन जानता था कि उसकी स्पीड हाफ गॉडली लेवल के एक्सपर्ट्स के मुकाबले वैसे भी कम थी, इसलिए उसने शार्क 1 को बाहर बुलाया और उसे तेजी से चलने के लिए कहा। आधे दिन बाद लगभग 5 लाख किलोमीटर चलने के बाद अचानक से उसके आगे के सुराग गायब हो गए। सामने और कोई रास्ता था ही नहीं। तो विपिन ने भी शार्क को रोकने के लिए कहा और फिर उसे वापस अपने बीस्ट बैग में डालने के बाद अचानक ताक झांक करने लगा। वो एक वीरान रेगिस्तान में था जहाँ चारों तरफ बस रेत ही रेत दिखाई दे रही थी, पीली रेत जिसका कोई अंत ही नहीं था। विपिन सोच में पड़ गया, रास्ता यहीं पर खत्म हो रहा है, कहीं वो ब्रोकन सिटी इसी रेगिस्तान में तो नहीं है? सुराग यहाँ पर आकर रुक रहा था, जिसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रोकन सिटी से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने किताबों में पढ़ी ब्रोकन सिटी की जानकारी को याद करने की कोशिश की। ब्रोकन सिटी एक पुरानी जगह थी जो तब से मौजूद थी जब से इस कॉन्टिनेंट के ओरिजिनल रहवासी पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करते थे, और वो सिटी एक बड़े से रेगिस्तान में छिपी थी। विपिन ने वो सारी जानकारी अपने दिमाग में लाने की कोशिश की। उसने ब्रोकन सिटी के बारे में लगभग हर सेक्ट में पढ़ा था, राइजिंग क्लाउड तलवार क्लब, बीस्ट हॉल और यहाँ तक कि सत्तार हॉल में भी, और सभी जगह पर रेगिस्तान का जिक्र तो था, यानी वो यहीं कहीं होनी चाहिए। विपिन ने पूरा एरिया छान मारा और फिर अचानक से ही उसके दिमाग की बत्ती जली। वो एक दिशा में चलने लगा और एक बड़े से रेत के टीले के सामने पहुंच गया। वैसे तो देखने पर इस जगह पर कुछ खास दिखाई नहीं देता था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इंसान को उस पीली रेत के नीचे एक पुरातन सी आभा आती महसूस हो जाती थी। ऐसी दुनिया
कि शायद इस वक्त उसके पैरों के नीचे छिपी हुई थी और जो दुनिया से गायब हो गई थी। विपिन ने टीले के आसपास एक चक्कर लगाया, उसे ध्यान से देख और फिर एक जगह पर आगे बढ़कर उसने जोर से पैर जमीन पर दे मारा और अगले ही पल जिस जगह उसने पैर मारा था ठीक वहीं से एक पावरफुल फोर्स उसे अंदर की तरफ खींचने लगा और विपिन अंदर गिर गया। विपिन को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खाई में ही गिर गया हो। उसने अपनी गिरावट रोकने के लिए एनर्जी सर्कुलेट की और उड़ने लगा और जब तक उसे नीचे कुछ दिखाई दिया तो उसे पता चला कि नीचे अब रेगिस्तान नहीं था, वो कहीं और ही आ गया था। उसकी आंखों के सामने थी एक बहुत बड़ी सिटी, लेकिन खस्ताहाल सिटी जिसकी हवा में ही इतिहास महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नॉर्मल दुनिया से कई लाख साल पहले पहुंच गया हो। एरिया पूरी तरह से खाली था, इतना खाली कि हरियाली तो छोड़ो एक पौधा भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस था तो नीचे एक दलदल। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो पहले उसके अंदर गिरा होता तो पक्का मारा जाता। ये सब देख विपिन का मूड खराब हो गया। ये है वो ब्रोकन सिटी, नाम तो बड़ा सही दिया है। उसने इस जगह और यहाँ के खतरों के बारे में बहुत कुछ सुना था और देखकर उसे ये भी पता चल गया था कि वाकई में वो कहानियाँ गलत नहीं थीं। बस शौक थोड़ा इस बात का था कि उसे लगा था कि ब्रोकन सिटी फॉर्मो कॉन्टिनेंट में ही कोई जगह होगी, असली जगह, लेकिन ये तो रेगिस्तान में बना एक फोल्डिंग स्पेस निकला। विपिन ने आसपास देखा, जिस रास्ते से वो आया था वो गायब हो गया था, वो भी इतने अच्छे से कि स्पेस के प्रति उसकी सेंसिटिविटी होने के बावजूद भी वो कोई सुराग नहीं ढूंढ पा रहा था। कहने का मतलब था कि अब वो ब्रोकन सिटी में फंस गया था और अगर उसे वहां से बचकर निकलना था तो उसे कोई और ही रास्ता ढूंढना होगा। फिर भी विपिन ने अपने सारे नेगेटिव इमोशन साइड में किए और खुद से कहा, जब वक्त आएगा तब देखूंगा, फिलहाल के लिए मुझे बस सुधा खुराना को खोजने पर फोकस करना चाहिए। अपने सामने की बड़ी सी सिटी को देखते हुए वो धीरे धीरे अंदर जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो शहर तक पहुंचता अचानक से उसे एक रूह कंपा देने वाली फीलिंग आई और फिर उस दलदल से ही एक तलवार एनर्जी की लहर सीधे उसकी तरफ गई। साथ ही ऊपर से भी एक तलवार एनर्जी की लहर आ गई। ये साफ था कि दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसे एक ही मूव में मार सके। जाल। और विपिन समझ गया कि ये जाल था। वो रमन का पीछा करने में इतना बिजी हो गया कि उसने सोचा ही नहीं कि कोई उसके लिए भी जाल बनाकर बैठा हो सकता था। गॉड हॉल के लोग यहाँ। विपिन तुरंत हमलावरों को पहचान गया। ये अजीब सी लगने वाली खूंखार फीलिंग और ये सटीक वार मानो स्केल से नपे हुए हों, ये सारे गुण तो सिर्फ गॉड हॉल के तलवारबाजों में ही दिखाई देते थे। और सबसे जरूरी कि उनके एंगल, पोजीशन और टाइम एक दूसरे से ऐसे मेल में थे कि उनसे बचना तो हाफ गॉडली लेवल के एक्सपर्ट्स के लिए भी भारी पड़ जाता और ऐसा काम तो सिर्फ गॉड हॉल के एक्सपर्ट ही कर सकते थे। पर एक बात की विपिन को राहत थी, इसलिए वो चैन की सांस लेते हुए बुदबुदाया, शुक्र है बस 2 ही हैं। 10 दिन पहले वो 2 हाई किंग लेवल के एक्सपर्ट से भी लड़ नहीं सकता था। उसे 100 चीज़ों की लोगों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन आज उसे इनसे डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये सब बस ऊपर ऊपर की बातें थी। क्या पता वो हाफ गॉडली लेवल वाला भी इंतजार में ही बैठा हो। इसलिए विपिन ने फट से अपने बीस्ट बैग में पड़े 4 हाफ गॉडली लेवल के बीस्टों को टेलीपैथी से मैसेज भेजा। ये कहा कि वो कभी भी वार करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उसने अलमास तलवार को भी निकाल लिया और उससे गॉड तलवार इंटेंट को यूज कर अपने आसपास का एरिया सिक्योर कर लिया। उसके गॉड तलवार इंटेंट को देखकर दोनों हमलावर सावधान हो गए और ऊपर वाला तो भागने ही लग गया। गॉड तलवार इंटेंट, तुम राइजिंग क्लाउड तलवार क्लब के नए सेक्ट लीडर विपिन सेन हो। अगर सामने खड़ा लड़का अब भी अमर जीव लेवल का होता तो उन्होंने उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होती, लेकिन वो तो हाई किंग लेवल पर पहुंच गया था और क्योंकि पहले वाले 2 हमलावर भी फेल हो गए थे, इसलिए ये समझने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी कि सामने जो लड़का खड़ा था उसे वो हरा नहीं सकते थे। इसलिए अब उसे बस एक ही काम करना था, जाकर ये बात अपने लीडर को बतानी थी जल्द से जल्द, ताकि वो सही लोगों को भेज सके और ये खबर देने के लिए उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म लेकर आने पर देने वाले इनाम से भी ज्यादा। लेकिन विपिन उसे ऐसे कैसे जाने देता। वो बोला, अब बहुत देर हो गई है और उसने तलवार भी चला दी। विपिन की तलवार हवा के झोंके के जैसे थी, ऊपर से धीमी सी दिखने वाली, लेकिन उस एक मूव से उसके सारे बचने के रास्ते बंद हो गए थे और इस तरह से वो भागने वाला वहीं पर फंस गया और फिर